नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को पता है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम चालू है और लगातार पेपर हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BA पार्ट 3 यानी कि थर्ड ईयर के अंदर BA के अंदर इतिहास का पहला पेपर। इतिहास का जो पहला पेपर है वो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का रहने वाला है। इसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2014 से लेकर सन 2023 के प्रश्नों का एक साथ निचोड़ YouTube के इतिहास में पहली बार। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और ये सारे प्रश्न अति लघुतरात्मक रहने वाले हैं। BA पार्ट 3 के इतिहास के पहले पेपर के अंदर हम टोटल 3 पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें से यह पहला पार्ट है यानी कि पहला वीडियो है इस पेपर के लिए। इसके बाद में 2 वीडियो और लेकर आएंगे पेपर से पहले। पहले पार्ट के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हम केवल अति लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियो के अंदर हम लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे और तीसरे वीडियो के अंदर हम निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज का यह वीडियो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को प्रेस कर देना भूलना मत। आप आराम से उसको प्रेस कर देना और ऑल पर सेट कर लें। उसके बाद में आपके पास में जितने भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को भेज दीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए 12 अप्रैल 2024 का जो पहला पेपर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के लिए ये आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंदर तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं हम और अति लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिसमें उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द रहने वाले हैं। तो 50 शब्द इनकी उत्तर सीमा रहने वाली है और हम अभी लगातार प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं, उनका सही जवाब क्या होगा और किस प्रकार से आपको पेपर को हैंडल करना है। इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि आपको प्रश्नों को अटेंड किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि डुप्ले कौन था? तो इसका उत्तर होगा डुप्ले का पूरा नाम जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले था। इसका जन्म सन 1697 में हुआ था। वह फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जनरल का पुत्र था। उसके पिता के प्रभाव के कारण उसे सन 1720 में पांडिचेरी में एक उच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सन 1742 में फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया और सन 1754 में उसे वापस बुला लिया गया। दूसरा प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश भारत के किन्हीं 2 प्रेस एक्टों के नाम लिखिए। जिसका सही जवाब होगा पहला वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि 14 मार्च सन 1878 ईस्वी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रयुक्त किया और वह उसी दिन पास कर दिया गया। लिटन के अनुसार इसका उद्देश्य राजद्रोही लेखों को रोकना था।
न कि उन्हें दंड देने का अधिकार न्यायाधीशों के स्थान पर कार्यकारिणी को देना था। और इसका जो दूसरा प्रेस एक्ट है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकार द्वारा किसी समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकरण जमानत की मांग की जा सकती थी। तो पहला प्रश्न था कि डुप्ले कौन था, और दूसरा प्रश्न था ब्रिटिश भारत के किन्हीं 2 प्रेस एक्टों के नाम बताइए। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 है कि दादा भाई नौरोजी कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर सन 1825 से 30 जून सन 1917 तक ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। इन्होंने भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और व्यापक रूप से प्रचारित किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे, 9वें और 22वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, सूरत की संधि कब और किसके बीच हुई। तो इसका उत्तर होगा सूरत की संधि रघुनाथ राव यानी कि राघोबा और अंग्रेजों के मध्य 7 मार्च 1775 को हुई। इस संधि का कारण था कि रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए बम्बई की अंग्रेज सरकार से सैनिक सहायता मांगी। बम्बई की सरकार ने मराठों की आपसी फूट का लाभ उठाने का निश्चय कर लिया और रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया, इसलिए यह संधि हुई। तो 4 प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद में उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आगे बात करते हैं 5वां प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अमृतसर की संधि की मुख्य शर्तें क्या थी। जो अमृतसर की संधि थी उसकी मुख्य शर्तें क्या थी। तो इसका सही जवाब होगा पहली शर्त, रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। दूसरी, सतलुज रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान ली गई। तीसरा, रणजीत सिंह ने सतलुज पार के राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। और चौथी, कोई भी पक्ष सतलुज नदी के किनारे पर अधिक सेना नहीं रखेगा। पांचवी, दोनों पक्षों ने परस्पर स्थायी मैत्री बनाए रखने का वचन दिया। छठी, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हमारे पूरे हुए। 6 नंबर प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब होगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना रोमेश चंद्र दत्त ने की। रोमेश चंद्र दत्त जो है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, हंटर कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में 20 सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया, जो हंटर कमीशन के नाम से विख्यात हुआ।
इस कमीशन को यह आदेश दिया गया कि वह इस बात पर विचार करे कि तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या क्या दोष हैं और भावी शिक्षा की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। इस कमीशन ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं उसका संचालन स्थानीय संस्थाओं पर और कॉलेज तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध निजी संस्थाओं को सौंप दिया जाए। 8 नंबर प्रश्न है, बंगाल के द्वैध शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर होगा बंगाल के द्वैध शासन की मुख्य विशेषता प्रशासन का निजामत और दीवानी में विभाजन था। नवाब सामान्य प्रशासन और कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था और कंपनी सैन्य शक्ति और बंगाल के राजस्व को इकट्ठा करने तथा उपयोग करने के अधिकार के लिए जिम्मेदार थी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, किस अधिनियम के आधार पर भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम सन 1919 के आधार पर भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषयों का प्रबंध गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से करता था और हस्तांतरित विषयों का प्रबंध गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करता था। 10 नंबर प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में लिखिए। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 23 दिसंबर 1953 सन 23 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसके चेयरमैन फजल अली तथा सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पणिकर थे। इस आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रीय क्षेत्रों की सिफारिश की। कमीशन ने राज्य प्रमुखों के पद को समाप्त करने की सिफारिश की। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने भारत में व्यापार करने की स्वीकृति प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। यह बहुत अच्छा प्रश्न है और पेपर में आने लायक प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, लाहौर की संधि के बारे में बताइए। तो उत्तर होगा 9 मार्च 1846। सन 9 मार्च 1846 की लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंत को चिन्हित करने वाली एक शांति संधि थी। संधि अंग्रेजों के लिए गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग और ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अधिकारियों द्वारा और सिखों के लिए 7 वीसी महाराजा दलीप सिंह बहादुर और हजारा के 7 सदस्यों द्वारा संपन्न की गई। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, पुरंदर की संधि कब और किनके मध्य हुई थी? मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच सन 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो इसका उत्तर होगा पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव भाऊ 3 अगस्त 1730 से 14 जनवरी 1761 तक मराठा सेना के सेनापति थे। 15 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किन्हीं 2 शिक्षा आयोग के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हंटर कमीशन आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग 1882। 2 नंबर पे है यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में,
थॉमस रोली की अध्यक्षता में गठित किया गया। अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक R.C. दत्त हैं। कौन है? R.C. दत्त जो हैं भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के रचनाकार हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। 17 नंबर प्रश्न है, सन 1919 के भारत शासन अधिनियम की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। 2 नंबर पे है, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। 18 नंबर प्रश्न है, ब्रेक डाउन प्लान क्या था? तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल बने। उन्होंने भारत में मौजूदा गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की, इसीलिए इसे द ब्रेक डाउन योजना कहा जाता है। वह परामर्श के लिए इंग्लैंड गए और बाद में उन्होंने 4 जून को भारत में गतिरोध हल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलिम द्वितीय के बीच सन 12 अगस्त 1755 में हुई थी। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन के विषय में आप क्या जानते हैं? जो द्वैध शासन का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देख रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन पहले द्वैध शासन के ऊपर आ चुके हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बन चुके हैं। घूम फिर के पूछता द्वैध शासन से संबंधित है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है प्रश्नों की, लेकिन बात वही की वही है। तो बात करते हैं 21वां प्रश्न, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन के विषय में क्या जानते हैं बंगाल में? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था कायम हुई उसे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन में प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब के हाथों में था, लेकिन राजस्व जो वसूली का दायित्व है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था। तो जो राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में और जो प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाबों के हाथ में था। तो इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। 22 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? उत्तर होगा इसका सही, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे और अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्थापित किए जाने वाले प्रांतों के नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता है वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। इसे सर्वप्रथम 12 महल जिला तमिलनाडु में लागू किया गया।
इसके अतिरिक्त मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, आसाम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में इस व्यवस्था को लागू किया गया। अगला प्रश्न संख्या 24 है 24। 24 नंबर प्रश्न है कि सन 1854 का वुड डिस्पैच क्या था? तो इसका उत्तर होगा सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या फिर वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो प्रश्न है, यह जो लाइव सेशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 26 है सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के विषय में लिखिए। इसका उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त सन 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। इन प्रस्तावों के द्वारा भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अधिकांशतः वे चीज़ें प्राप्त हो गई जिनकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं थी। अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत ही सर्वप्रथम यह बात भी कही गई कि भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होना चाहिए। इसके बाद में 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27 है गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला जो है मुगल वंश का 24 यानी कि 24वां बादशाह था, जिसने सन 1719 से सन 1748 यानी कि 48 तक राज्य किया। सैयद बंधुओं ने उसे सिंहासनीस किया था और उसने उनको फांसी देकर उनसे अपना पिंड छुड़ाया था। खुद उसका तखलूस सदा रंगीला था। यह तो मुगल बादशाह था जिसने उस वक्त की सल्तनत को अपनी अयाशियों से बर्बाद कर दिया, जिसने कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान के हाथों से गंवा दिया। इसके बचपन का नाम रोशन अख्तर था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आप क्या जानते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल वंश का 24वां बादशाह बना। 1719 से 1748 यानी कि 1748 उस वहाँ तक उसने राज्य किया और सिंहासनासीन किया था उसने किसको? सैयद बंधुओं ने उसे सिंहासनासीन किया था और फांसी देकर उनसे अपना पिंड छुड़ाया था। तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा याद रखें। और यहाँ पर क्या हुआ था कि कोहिनूर का हीरा हिंदुस्तान के हाथों से गंवा दिया और जो बचपन का नाम था वो क्या था? रोशन अख्तर था। बचपन का नाम रोशन अख्तर। 29 नंबर प्रश्न है
अल फांसी डी अल्बुकर्क कौन था? तो जो अल फांसी नहीं है, यहाँ पर अल फांसो है। तो जो अल फांसो डी अल्बुकर्क है वो कौन थे? इसके बारे में ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा गवर्नर सन 1505 से 1515 ईस्वी तक। उसने बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। सन 1511 ईस्वी में मलक्का पर और सन 1515 ईस्वी में ओरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में गलत सही तरीकों का ख्याल नहीं करता था। उसने कालीकट के जमोरिन की हत्या जहर देकर करवा दी, जिसने पुर्तगालियों के आगमन पर उनसे मित्रता का व्यवहार किया था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। 30 नंबर प्रश्न है, तात्या टोपे कौन था? तो इसका उत्तर होगा 1857 के विद्रोह के नायकों में तात्या टोपे प्रमुख था। वह प्रख्यात मराठा सेनानायक, वह नाना साहब का विशेष सहयोगी और उसके अलावा आंदोलनकारियों का सशक्त समर्थक था। अंग्रेजों ने अंततः उसे फांसी की सजा दे दी। लास्ट में तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। उदारवादी अपने कार्य में असफल क्यों रहे? तो इसका उत्तर होगा उदारवादी ब्रिटिश शासन के प्रशासक थे। वे राजभक्त थे। उनकी नीति अनुनय विनय एवं प्रार्थना थी। वे सरकार के दोषपूर्ण कार्यों की निंदा बड़े संयत और विनम्र भाषा में करते थे। इससे उन्हें जन समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ, अतः वे अपने कार्य में असफल रहे। यानी कि उदारवादी अपने कार्यों में असफल क्यों रहे? इन निम्न कारणों की वजह से उदारवादी अपने कार्यों में असफल रहे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 32। 32 नंबर प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या है? तो जो रोलेट एक्ट है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1818 ईस्वी में क्रांतिकारियों और उग्र विचारों से आतंकित होकर एक कमेटी रोलेट की अध्यक्षता में गठित की। इस कमेटी के सुझाव पर एक कठोर नियम बनाया गया, जिसे 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू के शब्दों में विधेयकों का सारांश था, न वकील, न अपील और न दलील। इसे काला कानून कहा गया। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो कि यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू के शब्दों में विधेयकों का सारांश काफ़ी बार पूछा भी जाता है। न वकील, न अपील और न ही दलील। और इसे रोलेट एक्ट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे काला कानून भी कहा गया है। तो अच्छे से याद रखें। इसके बाद में प्रश्न संख्या 33, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा क्या थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का योगदान अद्वितीय रहा। वे अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य भारत से ब्रिटिश सत्ता और उसके शोषण का अंत कर स्वाधीनता प्राप्त करना था। उन्हें परतंत्रता में रहना, अन्याय और अनैतिकता को सहना पसंद नहीं था। उन्होंने गांधी जी की अहिंसा को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपर्याप्त बतलाया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न है, सूरत की संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? उत्तर होगा इसका 6 मार्च सन 1775 ईस्वी को
मराठा तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई, जिसकी मुख्य शर्तें थी कि अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। दूसरा, राघोबा कंपनी को थाना, बसीन, सालसेट व जम्मूसर गुजरात के प्रदेश देगा। तीसरा, राघोबा की सुरक्षा के लिए कंपनी एक सेना रखेगी जिसका खर्च राघोबा देगा। चौथा, अपनी सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की बंबई शाखा को 6 लाख रुपए देगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। कॉर्नवालिस कोड क्या था, या फिर दूसरा इसका अथवा में हो सकता है कॉर्नवालिस कोड से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय, न्यायिक, पुलिस, राजस्व आदि के संबंध में जो सुधार किए उन्हें कार्यान्वित करने के लिए नियमों की एक संहिता तैयार करवाई थी, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। इस संहिता में प्रत्येक की कार्यप्रणाली के संबंध में नियमों को संग्रहित किया गया, जिससे कि नई व्यवस्थाओं की जानकारी सभी को हो सके। तो प्रश्न संख्या 35 तक हम बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों की असफलता के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर होगा सिख नेताओं तथा सेनापतियों ने अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया और युद्ध के दौरान अपनी सेना को नेतृत्वहीन, यानी कि नेतृत्व के बिना, तो नेतृत्व विहीन छोड़कर युद्ध क्षेत्र से भाग निकले। दूसरा, सिख राज्य की आर्थिक दुर्बलता थी, सिखों की पराजय के लिए उत्तरदायी थी। यानी कि जो सिख राज्य है उसकी जो आर्थिक दुर्बलता भी सिखों की पराजय के लिए उत्तरदायी थी। तीसरा, अंग्रेजों के पास एक विशाल प्रशिक्षित सेना थी, जबकि प्रथम सिख युद्ध के बाद सिख सैनिकों की संख्या में भारी कमी कर दी गई थी। चौथा, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी अयोग्य और दुर्बल थे, वे सिख सेना पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। पांचवा, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब फूट, गृह कलह और रक्तपात का शिकार बन गया। इसके फलस्वरूप सिख साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। 6 नंबर इसका छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है असफलता का। सिख सरदार एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। अनेक सिख सरदार अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों से ही मिल गए। तो ये प्रमुख 6 कारण थे जो कि सिखों की असफलता के कारण थे। किनके विरुद्ध थे? अंग्रेजों के विरुद्ध थे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी। इसका उत्तर होगा 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की मुख्य बातें थी। 1 नंबर पे मुख्य बात है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और शासन प्रत्यक्ष रूप से क्राउन ब्रिटिश ताज द्वारा किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसके द्वारा भारतीय नरेशों के साथ कंपनी द्वारा की गई सभी संधियों और समझौते के ब्रिटिश क्राउन द्वारा यथावत स्वीकार कर लिया गया। तीसरा पॉइंट है, भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट है, इसके द्वारा भारतीय प्रजा को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके प्राचीन विश्वासों, आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, बटलर समिति क्यों नियुक्त की गई। तो इसका उत्तर होगा 1927 ईस्वी में भारतीय राज्य समिति ने सर
हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसे रियासतों के शासकों की सर्वोच्च शक्तियों और उनके बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए बटलर कमेटी के रूप में जाना जाता है। इस समिति के गठन का उद्देश्य परम सत्ता और राजाओं के बीच के संबंधों से जुड़े मुद्दों की जांच करना था। अगला 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न के से पहले मैं आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगर इतना प्रयास रहेगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए लगातार इसी प्रकार से वीडियोस लाते रहेंगे। तो 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा भारत के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में जमींदार वर्ग नहीं था जिसके साथ भूमि का बंदोबस्त किया जा सके। 2 नंबर पे है, जमींदारी व्यवस्था में लगान का एक बहुत बड़ा भाग स्वयं जमींदार अपने पास रख लेते थे जिससे कंपनी को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। स्थायी बंदोबस्त से कृषकों का शोषण होता था जिससे उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 की। 40 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 23 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जिसे 1 नवंबर 1956 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। पहली, भारतीय राज्यों के पूर्व वर्गीकरण का अंत कर दिया गया। संपूर्ण भारतीय संघ को राज्य और संघ शासित क्षेत्र इन 2 इकाइयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत को निम्नलिखित 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में संगठित किया गया। 14 राज्य कौन कौन से? पहला बम्बई, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा असम, सातवां मैसूर, आठवां बिहार, नौवां उड़ीसा, 10वां मद्रास, 11वां केरल, 12वां पश्चिम बंगाल, 13वां पंजाब, 14वां जम्मू कश्मीर। इसके बाद में है संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो संघ शासित प्रदेशों में 6 संघ शासित प्रदेश हैं। पहला दिल्ली, दूसरा हिमाचल, तीसरा मणिपुर, चौथा त्रिपुरा, पांचवा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है और छठा लक्षद्वीप समूह है। 2 नंबर पे है, इस अधिनियम के अंतर्गत पुनर्गठित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 5 परिषदों उत्तरी परिषद, केंद्रीय परिषद, पूर्वी परिषद, पश्चिमी परिषद तथा दक्षिणी परिषद में विभाजित किया गया। प्रत्येक जोन के लिए एक जोनल परिषद की स्थापना की गई। तीसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूर्वी पंजाब के राज्यों की विधान परिषदों की सदस्यीय संख्या निर्धारित की गई। 4 नंबर बिंदु है, इस अधिनियम के अंतर्गत
केरल, मैसूर और राजस्थान के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में कौन बंगाल का नवाब बना? तो इसका उत्तर होगा बक्सर के युद्ध के बाद नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 की। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह शुकर चकिया जो मिसल है उससे संबंधित थे। 43 नंबर प्रश्न है सन 1772 में किस मुगल शासक को महादजी सिंधिया ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो इसका उत्तर होगा सन 1772 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम को महादजी सिंधिया ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 44। तो 44 जो प्रश्न है 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई संधि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य साल बाई की संधि हुई थी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ से भाग लिया? तो इसका उत्तर होगा 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जगदीशपुर बिहार से भाग लिया था। प्रश्न संख्या 46 यानी कि 46। जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल थे। प्रश्न संख्या 47। धन निष्कासन के सिद्धांत पर लिखी गई दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा धन निष्कासन के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 48 प्रश्न नंबर की बात करते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का प्रथम अंग्रेज ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष है वो जॉर्ज मूल दिसंबर 1888 में बना था। ये तो प्रश्न अपना क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का प्रथम अंग्रेज ब्रिटिश अध्यक्ष, तो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो था जॉर्ज मूल। कब? दिसंबर 1888। अगला प्रश्न है किस वर्ष और स्थान पर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की अध्यक्षता की? तो इसका उत्तर होगा दिसंबर 1924 ईस्वी में बेलगाम में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की अध्यक्षता की थी। 50 नंबर प्रश्न है किसे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा BN राव। BN राव को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 51 की। प्रश्न संख्या 51 है अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कब किया? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजों ने सन 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। 52 नंबर प्रश्न है 1772-73 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के कोई दो प्रावधान लिखिए। तो
तो इसका उत्तर होगा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना भारतीय राज्यों से युद्ध और संधि का अधिकार प्रांतीय गवर्नरों से छीन लिया गया। 2 नंबर बिंदु है इसका। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई थी जिसमें निर्णय बहुमत से होता था। गवर्नर जनरल केवल उसी समय निर्णायक मत दे सकता था जब परिषद के सदस्यों के मत बराबर संख्या में विभाजित हो जाए। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न है महादजी सिंधिया के बारे में लिखिए अथवा महादजी सिंधिया कौन थे। तो ये बार बार पेपर में पूछा जाता है महादजी सिंधिया के बारे में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसका उत्तर होगा सही। महादजी सिंधिया वीर मराठा सैनिक एवं सेना नायक था। उसका जन्म सन 1727 ईस्वी में सुप्रसिद्ध मराठा सरदार राणोजी सिंधिया के यहाँ उसकी राजपूत पत्नी से हुआ। 1750 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद महादजी ग्वालियर का शासक बना। उसके बाद में आप देखोगे कि जो पेशवा माधवराव के अधीन विभिन्न सैनिक विजय प्राप्त करने में उसने सक्रिय भाग लिया और काफ़ी नाम पाया। 12 फरवरी सन 1794 पूना के निकट बवोड़ी के स्थान पर इस महान नेता की मृत्यु हो गई। उसके बाद में प्रश्न संख्या 54 सालबाई की संधि कब हुई। तो इसका उत्तर होगा सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया। तो इसका उत्तर होगा 1793 ईस्वी बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो इसके बाद में 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि उदारवादियों के कोई 2 मुख्य लक्ष्य लिखिए। पहला क्रमबद्ध सुधार करवाना, प्रशासन परिषदों सेवाओं स्थानीय संस्थाओं में सुधार करवाना। दूसरा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्व शासन की प्राप्ति करना। तीसरा संवैधानिक साधनों से अपनी मांगे मनवाना। चौथा ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाए रखना। पांचवा प्रशासनिक न्यायिक तथा आर्थिक सुधारों को लागू करवाना। छठा भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। 57 नंबर प्रश्न है सूरत फूट किस वर्ष हुई। तो सूरत फूट सन 1907 में हुई थी। अगला है 58 नंबर मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है सन 1950 के भारतीय संविधान की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका सही जवाब होगा इसकी वैसे तो हम बहुत सारी विशेषताएं बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि प्रश्न अति लघुतरात्मक है और कोई 2 विशेषता पूछी गई है तो हम कोई भी 2 विशेषता अपने हिसाब से बता सकते हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों तक अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें और उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसके बाद में बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न के उत्तर के बारे में।
तो इसके उत्तर में सबसे पहले हमारी जो विशेषता रहेगी वो यह रहेगी कि जो हमारा संविधान है लिखित, निर्मित एवं विश्व का सबसे लंबा एवं विस्तृत संविधान है। इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दूसरा, संविधान में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य माना गया और इसे समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। अगला 60 नंबर प्रश्न है, द्वितीय सिख युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, सिख प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पराजय का बदला लेना चाहते थे। दूसरा, अंग्रेज पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे जो सिखों को पसंद नहीं था। तीसरा, लाहौर की संधि के अनुसार सिख सेना में कमी कर दी गई तथा उनके वेतन को कम कर दिया गया। इससे सैनिकों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। उसके बाद में 4 नंबर बिंदु के बारे में बात करते हैं। जो 4 नंबर बिंदु है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक व अन्य सुधारों से भी सिखों में असंतोष व्याप्त था। 5वां, अंग्रेजों द्वारा रानी जिंदन कौर के प्रति किया जाने वाला कठोर एवं अपमानजनक व्यवहार भी युद्ध का एक कारण था। 61 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी और पेशवा के मध्य पूना की संधि 13 जून 1817 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पूना की संधि 13 जून 1817। अंग्रेजों ने 13 जून 1817 को पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। अतः 13 जून 1817 को ब्रिटिश कंपनी तथा पेशवा के मध्य पूना की संधि संपन्न हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। पहली, पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग किया। दूसरी, उसने सहायक सेना के खर्चे के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक आय का प्रदेश अंग्रेजों को देना स्वीकार कर दिया। तीसरा, पेशवा ने वचन दिया कि वह बिना अंग्रेज रेजिडेंट की अनुमति के अन्य किसी राज्य से संधि नहीं करेगा। इसके बाद में इसके आगे बात करते हैं चौथे बिंदु के बारे में। इसका जो 4 नंबर बिंदु है वो इस प्रकार से है कि उसने अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को सौंपना स्वीकार कर लिया। 5वां, उसने अंग्रेजों को नागपुर में उनकी इच्छा अनुसार सैनिक रखने की अनुमति दे दी। 6, उसने त्रियंबक राव को अंग्रेजों को सौंपना स्वीकार कर दिया। इस संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थी। इससे मराठों में असंतोष व्याप्त था तथा उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने को बाध्य होना पड़ा। ये जो शर्तें थी, इस वजह से जो मराठा है उनको अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने को बाध्य होना पड़ा। आगे बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न की। 62 नंबर प्रश्न है कि जाटों के प्रति बाजीराव की नीति की विवेचना कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। वह दक्षिण की राजनीति में ही विशेष रुचि रखता था। उसका मराठा सरदारों पर भी पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। मराठे जाट शासकों के प्रदेशों पर निरंतर आक्रमण करते रहते थे तथा वहां भारी लूट मार करते थे। वे इन प्रदेशों से कठोरतापूर्वक चौथ वसूल करते थे और यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे। अतः मराठों की लूट मार की नीति के कारण जाटों में तीव्र आक्रोश था। पानीपत के तृतीय युद्ध में बालाजी बाजीराव ने स्वयं युद्ध नहीं किया, बल्कि
भाऊ और पेशवा के 2 पुत्र इस युद्ध में हिस्सा लेने आए, लेकिन उनकी जो नीति से स्पष्ट होकर भरतपुर का जाट राजा सूरजमल सेना सहित वापस लौट आया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को भीषण पराजय का सामना करना पड़ा। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का कथन है कि मराठों की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि मराठों ने 10 वर्ष से अधिक समय तक उत्तरी भारत की जनता, राजपूत सरदारों तथा जाट राजाओं पर मनमाने आक्रमण कर हिंदुओं और मुसलमानों की समान रूप से सहानुभूति खो दी। यही कारण है कि पानीपत के युद्ध में जाटों ने मराठों को सहयोग नहीं किया। अगर जो जाट है वो मराठों को सहयोग देते तो उनकी जीत निश्चित थी, या कह सकते हैं कि उनकी जीत भी हो सकती थी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 63। 63 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की क्या भूमिका थी? उत्तर होगा इसका सही। गोखले ने पहली बार सन 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। अपने राजनीतिक दर्शन में वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। गोखले ने प्राय शासक और शासित वर्ग के बीच एक मध्यस्थ की कठिन भूमिका निभाई। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को वायसराय तक और सरकार की कठिनाइयों को कांग्रेस को बताने का प्रयत्न किया। सन 1905 में गोखले ने भारत सेवक मंडल आरंभ की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। श्रीमती सरोजनी नायडू ने गोखले को क्रियात्मक और पश्चिमी कार्यकर्ता और एक रहस्यवादी स्वप्न दृष्टा के दुर्लभ योग की संज्ञा दी। 1902 में वे इंडियन नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और अंत तक उसके सदस्य बने रहे। वह कई बार इंग्लैंड गए तथा 1909 में सुधार अधिनियम में उनका काफ़ी योगदान रहा। 1905 में वह कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 64 की। प्रश्न संख्या 64 है, सन 1907 की सूरत फूट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, उदारवादियों व उग्रवादियों के सैद्धांतिक मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। 1905 में कांग्रेस के बनारस के अधिवेशन में सर्वप्रथम इन नेताओं ने अपने अनुयायियों के साथ अलग बैठक की, क्योंकि अधिवेशन में उग्रवादी गुट ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, लेकिन नरम दल के विरोध के कारण वे प्रस्ताव को पारित नहीं हो सके और तत्पश्चात सन 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लोकमान्य तिलक का नाम प्रस्तावित किया, किंतु नरम दल ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप कांग्रेस के दोनों गुटों में मतभेद की खाई चौड़ी होती है। इन परिस्थितियों में 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन में दोनों पक्षों के शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। नरम दल ने अपना अलग सम्मेलन किया और उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया।
इस प्रकार गोखले और तिलक के अनुयायी अलग अलग हो गए। सूरत में कांग्रेस की इस फूट का कारण यह बताया जाता है, स्वयं अंग्रेज सरकार नरम दल को प्रोत्साहित कर रही थी ताकि उग्र दल कांग्रेस से अलग हो जाए। अंग्रेज सरकार को आखिर अपनी कुटिल नीति में सफलता मिल गई। आगे बात करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 65 यानी कि 65। 65 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन पर प्रकाश डालिए। खिलाफत आंदोलन का प्रश्न अच्छा प्रश्न है और सन 2015 के अंदर, सन 2017 के अंदर, सन 2019 के अंदर और सन 2020 के अंदर इतनी बार ये पेपर में आ चुका है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें कि खिलाफत आंदोलन क्या है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा धार्मिक नेता समझा जाता था। द्वितीय महायुद्ध में तुर्की के सुल्तान ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जर्मनी की सहायता की थी। अतः भारतीय मुसलमानों के भय को दूर करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने पर तुर्की के साम्राज्य का अंत नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने युद्ध के अवसर पर अंग्रेजों को पर्याप्त सहायता दी, किंतु युद्ध के पश्चात 10 अगस्त 1919 को सर्वे की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर डाला तथा सुल्तान को कुस्तुतुनिया में नजरबंद कर दिया गया। इस मामले में अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों के सम्मुख अपने वचन का पालन नहीं किया। अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया, अतः उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तथा कांग्रेस ने भी गांधी जी के नेतृत्व में उनका समर्थन किया। प्रश्न संख्या 66, भारत के विभाजन में जिन्ना की भूमिका बताइए। तो इसका उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था कि हमारा संघर्ष मुख्य रूप से अंग्रेजों से है। यह सोचकर कांग्रेसी नेता जिन्ना से बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसका जिन्ना ने अनुचित लाभ उठाया। जिन्ना की इस नीति के कारण ही सांप्रदायिकता का कोई हल नहीं निकल पाया और इसके बाद में वह सदैव कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करने का प्रयास करता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने जब त्यागपत्र दे दिया तो जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया। ऐसी स्थिति में गांधी जी द्वारा बार बार जिन्ना से वार्तालाप करने का परिणाम यह निकला कि जिन्ना की हठधर्मिता बढ़ती गई। वह मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र का पक्षपाती था। अंततः सांप्रदायिक हिंसा का आश्रय लेकर जिन्ना ने पाकिस्तान का सपना सच करने का प्रयास करने लगा, जिसका दुष्परिणाम भारत विभाजन के रूप में सामने आया। प्रश्न नंबर 67, 67 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि मराठा संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मुगल साम्राज्य के स्थान पर मराठा साम्राज्य स्थापित करने की नीति के तहत पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठों को एक सूत्र में बांधने का निश्चय किया। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालाजी विश्वनाथ ने मराठा संघ की स्थापना की। मराठा संघ ने लगभग 1 शताब्दी तक बड़ी सफलतापूर्वक कार्य किया और महाराष्ट्र के गौरव को बढ़ाया। जब तक इसके सदस्य निस्वार्थ तथा त्याग भावना से युक्त रहे, तब तक इसका गौरव बढ़ता गया। यह संघ तभी ध्वस्त हुआ
जब इसके सदस्य स्वार्थी हो गए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करने लगे। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जब पेशवा स्वयं असक्त हो गया, तब मराठा संघ भी असक्त हो गया। इस युद्ध के बाद मराठा संघ की मिलकर रहने की भावना समाप्त हो गई और वह छिन्न भिन्न हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 68। ब्रिटिश कंपनी और पेशवा के मध्य पूना की संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा ब्रिटिश कंपनी और पेशवा के मध्य पूना की संधि है वो संपन्न हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। पहली, पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। दूसरी, उसने सहायक सेना के लिए खर्चे के 33 लाख रुपए वार्षिक आय का प्रदेश अंग्रेजों को देना स्वीकार कर दिया। तीसरी, उसने वचन दिया कि वह बिना अंग्रेजी रेजिडेंट की अनुमति के अन्य किसी राज्य से संधि नहीं करेगा। 4 नंबर पे है, उसने अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को सौंपना स्वीकार कर लिया। 5वां, उसने अंग्रेजों को नागपुर में उनकी इच्छा अनुसार सैनिक रहने की अनुमति दे दी। 6 नंबर, उसने त्रियंबक राव को अंग्रेजों को सौंपना स्वीकार कर लिया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 69। बेसिन की संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? तो 69 नंबर प्रश्न है बेसिन की संधि। 2023 बीकानेर NC 2022 दो बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि शायद आपके एग्जाम में 2024 में भी पूछा जाए। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार निम्नलिखित शर्तें तय की गई। पहली, पेशवा ने अपने राज्य में अंग्रेजों की सेना रखना स्वीकार कर लिया। दूसरा, पेशवा ने अंग्रेजी सेना के खर्चे के लिए 26 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया। तीसरा, अंग्रेजी सेना के उपयोग की वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया गया। चौथा, पेशवा ने यह आश्वासन दिया कि वह किसी विदेशी को अपने यहाँ नौकरी नहीं रखेगा तथा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि नहीं करेगा। बेसिन की संधि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस संधि के कारण मराठा शक्ति पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। P.E. रॉबर्ट्स के अनुसार बेसिन की संधि ने अंग्रेजों को दक्षिण में सर्वोच्चता प्रदान की। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 70 के बारे में। 70 नंबर प्रश्न है कि सालबाई की संधि के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा सालबाई की संधि 17 मई 1782 में पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच संपन्न हुई। इसके अनुसार निम्नलिखित शर्तें तय की गई। पहली, साल सेठ अंग्रेजों के पास रहा। दूसरी, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया और उसकी पेंशन कर दी। तीसरी, सिंधिया को अपनी संपूर्ण सत्ता वापस मिल गई। चौथी, मराठों और अंग्रेजों ने जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। इस प्रकार सालबाई की संधि ने अंग्रेजों व मराठों के बीच शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। डार्डवेल के अनुसार सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजी सत्ता के इतिहास में एक नवीन मोड़ देने वाली संधि थी। इसने मराठों व अंग्रेजों के बीच 20 वर्ष तक शांति इससे बनी रही। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर प्रश्न है कि सन 1802 की बेसिन की संधि के महत्व के बारे में बताइए, या अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिन की संधि के महत्व की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो सन 2015 में यह पूछा गया है, सन 2017 में यह पूछा गया है,
सन 2019 में यह पूछा गया है और सन 2020 और 21 में भी यह पूछा गया है। 2022 में और 2023 में 2 सालों से ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उम्मीद है कि सन 2024 के एग्ज़ाम में आपके पेपर में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यह सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब लगभग 5 मिनट का सेशन और बाकी है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस 5 मिनट के सेशन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो इसका दूसरा पार्ट रहेगा और इसका जो तीसरा पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा और तीसरा पार्ट परसों अपलोड कर दिया जाएगा। 12 तारीख के पेपर के लिए, पहले पेपर के लिए, आपके लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो आप सभी विद्यार्थियों का भी दायित्व बनता है कि आप हमें मोटिवेशन प्रदान करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रश्न की बात करते हैं, बेसिन की संधि। तो इसका उत्तर है, बेसिन की संधि भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह संधि अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि के द्वारा पेशवा ने संपूर्ण मराठा जाति की स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। अतः इस संधि से मराठों के आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। सर देसाई का कथन है कि बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। यह संधि अंग्रेजों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। सिडनी ओवन का कथन है कि इस संधि ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दिला दिया, परंतु इस संधि का सबसे बड़ा दोष यह था कि इससे अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध होना अनिवार्य हो गया, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठों के आंतरिक विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। बेसिन की संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 72 के बारे में। 72 नंबर प्रश्न है कि नाना फडणवीस कौन थे? अथवा इसके आपसे अथवा में पूछा जा सकता है कि नाना फडणवीस का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 को महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पेशवा माधवराव प्रथम ने नाना को फडणवीस, पेशवा की आय व्यय का हिसाब रखने वाला के पद पर नियुक्त किया। नाना फडणवीस एक कुशल प्रबंधक, संगठनकर्ता तथा चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने मराठा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई तथा मराठों की शक्ति तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि की। 13 मार्च 1800 ईस्वी को नाना फडणवीस का देहांत हो गया। 30 वर्षों तक नाना फडणवीस पूना की राजनीति पर छाया रहा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 73, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। इसका उत्तर होगा कि बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। कुछ दृष्टियों से यह युद्ध प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सिमत के अनुसार यह एक निर्णायक युद्ध था। इसने प्लासी के अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया। डॉक्टर सरकार और दत्त के शब्दों में प्लासी के युद्ध के परिणाम अधिक निर्णायक सिद्ध हुए और प्लासी के युद्ध ने बंगाल की गद्दी पर अंग्रेजों के कठपुतली नवाब को बिठाकर और इस युद्ध से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, परंतु बक्सर के युद्ध ने इससे भी अधिक किया। इससे अंग्रेजों को बंगाल पर अपना अधिकार सुदृढ़ करने तथा
बंगाल की उत्तरी पश्चिमी सीमा को अपने अधीन लाने का अवसर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की गिनती भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है। इस युद्ध के फलस्वरूप बंगाल कानूनी तौर पर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। रेमजे मयूर का कथन है कि बक्सर के युद्ध ने अंत में अंग्रेजी कंपनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 74 के बारे में। 74 नंबर प्रश्न है, काल कोठरी की घटना का वर्णन कीजिए। काल कोठरी की घटना का वर्णन कीजिए, अथवा में आपसे पूछा जा सकता है काल कोठरी दुखांतिका के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा 20 जून सन 1756 कलकत्ता पर बंगाल के नवाब सिरोजादुल्ला का अधिकार होने के कारण फोर्ट विलियम के पतन के बाद दुर्ग में स्थित अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि 20 जून की रात्रि को नवाब के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 फुट लंबी तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। जून मास की भयंकर गर्मी के कारण उनमें से 123 व्यक्ति मर गए और 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाए, जिनमें हालवेल नामक एक व्यक्ति भी था। इतिहास में यह घटना ब्लैक होल अथवा काल कोठरी की दुर्घटना कहलाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ब्लैक होल अथवा काल कोठरी की दुर्घटना को विस्तार से समझाइए, तो इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लें। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 75 और 76 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 75 है कि मंगल पांडे कौन थे, अथवा मंगल पांडे पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मंगल पांडे अंग्रेजी सेना की 34वीं NI रेजिमेंट में सैनिक था। मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश का निवासी था। 1857 ईस्वी के समय वह बंगाल क्षेत्र विशेष में बैरकपुर छावनी में तैनात था। उसने 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। उसे जो है 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुना दी गई। वस्तुतः क्रांति का प्रारंभकर्ता होने के कारण उसकी गणना महानायकों में की जाती है। अगर हम आंदोलन की बात करें या क्रांतिकारियों में बात करें, तो क्रांतिकारियों में सर्वप्रथम मंगल पांडे की बात की जाती है। ये क्रांति का प्रारंभकर्ता, इसी वजह से इसको मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। उसकी गणना महानायकों में की जाती है। इतना अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया है, जिसके कारण मंगल पांडे जी की जो गणना है वो महानायकों में की जाती है। आगे बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम और 76 नंबर प्रश्न की। रैयतवाड़ी व्यवस्था के किन्हीं 2 उपबंधों का बारे में बताइए। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसके किन्हीं 2 उपबंधों के बारे में बताना है। तो कोई भी 2 उपबंध, जिसमें जो पहला उपबंध है, इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषक को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वहीं राज्य को जमीन का लगान देने के लिए उत्तरदायी बताया गया। उसके बाद में किसान या रैयत को अपनी भूमि को खेती के लिए उठाने, बेचने और गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। तो आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से इतनी ही चर्चा करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लगभग ये थोड़ा सा 1 घंटे से ऊपर का वीडियो शायद बन गया है, 1 घंटे और शायद 15-20 मिनट का बन गया होगा। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों के लिए 1 घंटे और 15-20 मिनट यदि आप निकालते हो, तो
आपके इतिहास का जो पहला पेपर है, इतिहास के अंदर जो पहला पेपर है बीए पार्ट 3 यानी कि थर्ड ईयर के अंदर बीए में, तो लगभग 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटा और 30 मिनट के अंदर आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में हम आपके लिए इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। दूसरा पार्ट जो होगा वो लघुत्रात्मक प्रश्नों के ऊपर होगा, और जैसे ही दूसरा पार्ट अपलोड होगा कल, उसके बाद में उससे आगे वाले दिन यानी कि परसों आपके लिए इसका तीसरा पार्ट अपलोड किया जाएगा, जिसमें कि हम मुख्य रूप से निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हम चाहते तो तीनों पार्ट आपके लिए एक साथ में ही अपलोड कर देते, लेकिन आपको एक साथ में याद नहीं होंगे। आपको कम से कम इस क्लास को 2 बार देखना होगा, फिर आपको इन प्रश्नों को अपने दिमाग में सोचना होगा, रिपीट करना होगा, लिख लिख के अच्छे से इनको याद कर लेना है। लगभग हमने टोटल 76 यानी कि 76 प्रश्नों की इस वीडियो में बात की है। तो पहले पार्ट के अंदर हमने 76 अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात की है, फिर दूसरा पार्ट कल डालेंगे और तीसरा पार्ट परसों डालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वैसे आप पर पूरा भरोसा है कि आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जो भी नई वीडियो जाती है, जो भी हमारे द्वारा वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, आप उनसे वंचित रह जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को, इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो इस वीडियो को देख सकें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन तीनों पार्टों को देख लेते हो इतिहास के पहले पेपर के लिए, तो लगभग मैं आपको बता सकता हूं कि लगभग 75% से ज़्यादा आप पहले पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो लगभग 1.5 घंटा पहले पार्ट में लगा है, 1.5-2 घंटा दूसरे पार्ट में लगेगा, और लगभग 1.5-2 घंटे तीसरे पार्ट के अंदर लगेगा समय। तो 5 से 6 घंटे, अगर आप 5 से 6 घंटे एक बार देखते हो इस वीडियो को, फिर दोबारा देखते हो, यानी कि आपका लगभग 10 से 12 घंटा हो जाएगा। तो लगभग अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखते हो, तीनों पार्टों की वीडियो को, तो 10 घंटों के अंदर, मात्र 10 घंटों के अंदर आप अपने पहले पेपर की अच्छे से तैयारी करके 75% से ज़्यादा नंबर आप अपने पहले पेपर के अंदर ला सकते हो। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, ज़्यादा 2x स्पीड करके ना देखें। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो 2x की स्पीड में वीडियो को देखते हैं। जल्दबाजी में आप 2x की स्पीड में वीडियो को देख तो लेते हो, आप सोचते हो कि जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसके चक्कर में जो आपको समझाया जाता है, जो आपको वीडियो के अंदर बताया जाता है, आप उसको अच्छे प्रकार से अपने दिमाग में याद नहीं कर पाते हो, और अपने दिमाग में उन बातों को, उन वाक्यों को, उन कथनों को बैठा नहीं पाते हो। आप खाली जल्दी जल्दी में 2x स्पीड करके एक बार सुन लेते हो। एक बार सुनने से याद नहीं होता है, कम से कम आपको इस वीडियो को 2 बार देखना होगा, और इन प्रश्नों को, इन उत्तरों को आपको अच्छे से लिख लिख के याद करना पड़ेगा। जब किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज़ याद नहीं होती है तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन होता है कि आप उन चीज़ों को लिख लिख कर याद करें। अगर आप लिख लिख कर याद करते हैं तो मैं आपको वादा देता हूँ, वचन देता हूँ कि आप आराम से इन प्रश्नों को याद कर पाओगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में ऐसा आता है कि मेरे से याद क्यों नहीं होते हैं। तो मैं उन सभी प्रिय विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थियों का जो दिमाग का जो लेवल है, सभी विद्यार्थियों का जो याद करने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो एक जैसा नहीं होता है। इसलिए वो सभी विद्यार्थी जिनको एक बार पढ़ने से
या फिर किसी भी चीज़ को सुनने से याद नहीं होता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन प्रश्नों को, उन उत्तरों को लिख कर याद करें। अगर आप 2 से 3 बार किसी उत्तर को लिख कर और फिर बोल कर याद करते हैं, तो आपको वो उत्तर अच्छे से याद हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप बस लिख कर याद करें, प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। कुछ विद्यार्थी ये भी कमेंट करते रहते हैं कि हमसे तो पढ़ाई होती नहीं है, या फिर ये तो मुझसे याद होगा ही नहीं। तो देखो, याद तो करना पड़ेगा और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ने के अलावा क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है। इसलिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ऐसा है कि कुछ विद्यार्थी पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय दे पाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते तो शुरुआत में 2 घंटे, 3 घंटे इतना दे दीजिए। इसके बाद में आप धीरे धीरे आप अपने समय में बढ़ोतरी करते हुए सब खुद को पढ़ने का और खुद को, जैसे मोबाइल हो गया, गेम हो गए, इनसे दूर रखने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप मोबाइल से दूर रहेंगे और खुद को समय देंगे पढ़ाई के लिए, तो आप अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो आज के वीडियो में पहले पार्ट के अंदर मुख्य रूप से हम इतनी ही चर्चा करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर हमने 76 प्रश्नों की बात की है और सारे के सारे अति लघुतात्मक प्रश्न हैं, और आप इन प्रश्नों को अच्छे से लिखकर याद कर लेना। दूसरा पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा, और इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है वो परसों अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपको ये जो PDF है, जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, जो प्रश्न 76 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है, इन प्रश्नों का यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वीर तेजा क्लासेज। वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करोगे और आप सीधा टेलीग्राम में जाओगे हमारे चैनल के अंदर। वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर हम इस वीडियो के जो PDF है उनको अपलोड कर देंगे। इसके अलावा आज ही राजनीति की जो क्लासें हैं वो हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें हम संपूर्ण राजनीति के बारे में बात करेंगे। राजनीति की जो क्लास हैं वो एहतराम सर लेने वाले हैं, और पहली क्लास जो है वो अपलोड कर दी गई है, जिसके अंदर संविधान के बारे में चर्चा की गई है। तो वहाँ से आप, अगर आपको संपूर्ण राजनीति तैयार करनी है राजस्थान की या फिर ऑल इंडिया की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, तो आप वहाँ से राजनीति को तैयार कर सकते हो। उन सभी वीडियो को हम एक प्लेलिस्ट के रूप में डाल देंगे, और इनको भी मैं प्लेलिस्ट के रूप में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में इतनी ही बातें करेंगे, इतनी ही चर्चा करेंगे, और आप सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फिर से कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को। और हमारे चैनल पर जो, अगर आप कोई भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहा है, PTT की तैयारी कर रहा है, या फिर पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, तो इन सभी के लिए भी हमारे चैनल पर क्लासें अपलोड कर दी गई है। और अन्य क्लासें भी हम, जैसे कि नया राजस्थान जी के आ चुका है, तो उनके लिए भी हम क्लासें अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा अभी बहुत ही जल्द 2 से 4 दिनों के अंदर हम आपके लिए रीट 2024 के लिए गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम को YouTube के माध्यम से निःशुल्क आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक नई पहल लाने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीर तेजा क्लासेज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।